अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स ले लिए होंगे जो इस वीक के मैंने अपलोड किए हैं। उसमें मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि आपकी प्रेजेंटेशन का क्या हिसाब किताब है, किस तरह से आपने उसको बनाना है, प्रेजेंट करना है अपने टॉपिक को। आपकी ये 12 नंबर की प्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स। आपने पीपीटी फाइल इसकी ज़रूर बनानी है, जो आपका टॉपिक है उसके हवाले से आपने उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने से मुराद ये है कि पीपीटी फाइल के अंदर भी उसकी सारी जो उनसे पॉइंट्स हैं वो अच्छे से लिखे हुए हैं, और आप उसको जब जूम मीटिंग को रिकॉर्ड कर रहे होंगे अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, तो उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। 5-10 मिनट तक आप उसके ऊपर एक लेक्चर ज़रूर रिकॉर्ड करें, ठीक है। 5-10 मिनट एक स्टूडेंट के लिए मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो 5 मिनट से भी कम में आप जो है वो प्रेजेंट कर सकें। बाकी बात वही है कि ग्रुप जब बनाए जाते हैं तो हर स्टूडेंट जो सा है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं कंसिडर कर रहे होते, उसको सीरियस ही नहीं ले रहे होते। तो अगर आपके कोई ग्रुप मेंबर इस तरह से है तो आपने उसके लिए अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन लेट नहीं करनी है। आपने अपनी प्रेजेंटेशन ज़रूर बना के मुझे ड्राइव के ऊपर अपलोड कर देनी है गूगल क्लासरूम पे, और बता देना है कि मैम ये वाला जो मेंबर है ये कोऑपरेट नहीं कर रहा था, ठीक है, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो कट ना हो। अदरवाइज फिर अगर आप एक बच्चे की वजह से करेंगे ऐसे और डिले करते जाएंगे, लेट हो जाएंगे, तो फिर वो सारा ग्रुप ही जो सा है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा जी, बार बार कह रही हूँ 12 नंबर की प्रेजेंटेशन है, और ये मुझे 12 नंबर के हिसाब से ही चाहिए। इसमें जिस तरह आप लोग लास्ट टाइम भी IT4 को तो पता ही है, कुछ बच्चों ने अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी, कुछ बच्चों ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ऐसा होगा तो मैं आपके 0 मार्क्स लगा दूंगी। ये मैं बिल्कुल क्लियर कट आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, अगर कोई आपको टॉपिक में प्रॉब्लम है, टॉपिक में समझ नहीं आ रही क्या करूँ कैसे करूँ, वो आप मुझसे इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको साथ साथ गाइड कर दूं। और वीक तकरीबन आपको मिल जाएगा, एक पूरा वीक। उसमें आप ये बना के मीटिंग क्रिएट करके सारे ग्रुप मेंबर्स उसको रिकॉर्ड करके, कोई भी एक स्टूडेंट जो है वो अपने ग्रुप के नाम से जो है आपकी रिकॉर्डेड वीडियो फाइल जो सी है वो अपलोड कर दे। खैर, ये सारी डिस्कशन होगी प्रेजेंटेशन के हवाले से। अब जो हम एयर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल का के प्रोटोकॉल और मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, आज उसको ख़त्म करते हैं। जी, गो बैक एन आर्क, ये हमने कर लिया था। नॉर्मल ऑपरेशन इसका जिस तरह से भी वर्क करता है, जैसे ही रिसीवर एक्नॉलेजमेंट देता है तो सारी सेंटर साइड पे स्लाइडिंग विंडो आगे शिफ्ट हो जाती है। और इसका लॉस्ट फ्रेम ये भी मेरा ख्याल हम कर चुके हैं। लॉस्ट फ्रेम का जो इसका केस था, चलें रिपीट कर देती हूँ। जो इसका फ्रेम लॉस हुआ था उसमें क्या होता था कि रिसीवर अपनी पोजीशन को बरकरार रखता था, अपने आर की वैल्यू को होल्ड करता था और साइलेंट हो जाता था, अनलेस सेंटर साइड के ऊपर टाइम आउट होता था। और फिर सेंटर को पता चल जाता था कि जी 2 फ्रेम के बाद कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई ना कोई फ्रेम लॉस हुआ है। इस वजह से वो 2, 3 और 0 को अगेन सेंड करेगा, ठीक है, रेपिटेडली उसको सेंड करेगा। उसके बाद जी, जिस तरह से हमने स्टॉप एंड वेट के बाकी केसेस पढ़े थे, एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए, डिले हो जाए, इसी तरीके से गो बैक एंड आर्क में अगर डैमेज, लॉस या डिलेड एक्नॉलेजमेंट हो तो उसके किस तरीके से जो है वो इसको डील किया जाएगा। इफ एन एक्नॉलेजमेंट इज डैमेज्ड वी कैन हैव 2 सिचुएशंस, तो 2 सिचुएशंस होंगी। कौन कौन सी? इफ द नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट अराइव बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ एनी टाइमर, there is no need of retransmission of frames because acknowledgements are cumulative in this protocol। इससे मुराद ये है कि देखें यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक्नॉलेजमेंट 2 जो सी है ना, ये डिले हो गई या फिर लॉस हो गई, लेकिन एक्नॉलेजमेंट 2 के से पहले जो है एक्नॉलेजमेंट 3 उसके तक रिसीव हो जाती है, तो 3 एक्नॉलेजमेंट क्या हमें शो करेगी कि आपके जो 0, 1 और 2 फ्रेम हैं वो सक्सेसफुली रिसीव हो गए थे, इसीलिए एक्नॉलेजमेंट थर्ड एक्नॉलेजमेंट आई है, ठीक है। तो ये अगर तो इस तरह का हिसाब हो कि टाइम आउट होने से पहले पहले एक्नॉलेजमेंट आ जाए, 2 के बाद 3 आ गई है, 2 लॉस हो गई थी, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, रीट्रांसमिशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सेकंड सिचुएशन क्या है
कि अगर एक्नॉलेजमेंट 4 अराइव आफ्टर टाइम आउट द लास्ट फ्रेम एंड ऑल द फ्रेम्स आफ्टर दैट आर रीसेंट, अगर टाइम आउट हो गया और फिर एक्नॉलेजमेंट जो सी अभी तक नहीं आई है तो फिर लास्ट फ्रेम को दोबारा से सेंड करना पड़ेगा। कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट से क्या मुराद है कि इफ एक्नॉलेजमेंट 1 2 एंड 3 आर लॉस्ट, लेकिन एक्नॉलेजमेंट 4 कवर्स देम इफ इट अराइव्स बिफोर द टाइम एक्सपायर्स, तो ये एक्नॉलेजमेंट 4 जो है वो कम्युलेटिव होगी इन तीनों के लिए भी। ठीक है, अगर एक्नॉलेजमेंट 4 सेंडर तक चले गई है तो इससे इस चीज का पता चल जाएगा कि हाँ जी 1 2 और 3 भी जो है वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं। फिर रिसीवर नेवर रीसेंड एन एक्नॉलेजमेंट अगर टाइम अगर टाइम एक्सपायर से पहले पहले एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो उसको रीसेंड करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रिसीवर नेवर रीसेंड एन एक्नॉलेजमेंट से मुराद ये है कि रिसीवर कभी भी एक्नॉलेजमेंट को रीसेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे फ्रेम तो रीसेंड हो जाते हैं ना, लेकिन एक्नॉलेजमेंट कभी भी रीसेंड नहीं होती है। डिलेड एक्नॉलेजमेंट आल्सो ट्रिगर्स द रीसेंडिंग ऑफ फ्रेम, जब एक्नॉलेजमेंट डिले हो जाती है तो वो पिछले सारे फ्रेम्स को रीसेंड करना पड़ता है। अच्छा, अब याद करें पिछले लेक्चर में ये बात हुई थी कि स्लाइडिंग विंडो का जो साइज होता है वो हमेशा 2m-1 होता है। ठीक है, अगर हमारे पास 8 फ्रेम्स हैं जो कि हमने एक सीक्वेंस बनाया जैसे 0 से 7 तक के थे तो 8 फ्रेम बन रहे थे, तो विंडो का साइज हमने 7 रखा था, मतलब -1 रखा था, 2m-1। अब मैंने कहा था इसकी एक रीजन है, इसकी रीजन क्या है उसका आंसर यहाँ पे है। साइज ऑफ द सेंटर विंडो मस्ट बी लेस देन 2m, 2m से छोटा होना चाहिए। साइज ऑफ द रिसीवर इज ऑलवेज 1 और रिसीवर साइड पे तो 1 ही होगा साइज। इफ m इज इक्वल टू 2 विंडो साइज शुड बी 2m-1। ठीक है, 2m-1 तो इज इक्वल टू हो गया 3 के। फिर अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखें अगर हमारे पास विंडो का साइज हम 2 की पावर m रख लेते हैं, मतलब 4 रख लेते हैं, यहाँ पे तो ठीक है ना, जो हमारा करेक्ट मैकेनिज्म है उससे काम हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम उसको 4 रख लेते हैं और ये इसका सारा का सारा टाइम आउट होगा, पूरी स्लाइडिंग विंडो के हिसाब से टाइम आउट होता है। अगर देखें फ्रेम 0 आया एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई, फ्रेम 1 आया एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई, ये रेड वाला आपको पता है एक्नॉलेजमेंट होती है। 2 आया एक्नॉलेजमेंट लॉस होगी, 3 आया एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई। अब होगा क्या, आर को तो 3 फ्रेम तक रिसीवर साइड पे तो 3 फ्रेम तक सही से फ्रेम्स रिसीव हो गए हैं, मसला तो एक्नॉलेजमेंट का आ रहा है, तो आर की वैल्यू तो आगे जाती जा रही है 0 से 1 2 3 और फिर आगे 0 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन सेंडर साइड पे तो पता ही नहीं चला कि मेरे सारे 0 से लेके 3 तक के फ्रेम्स रिसीव हुए हैं सक्सेसफुली या नहीं हुए। टाइम आउट होएगा और उसको पता नहीं चलेगा, कोई भी एक्नॉलेजमेंट उसके पास नहीं आएगी, तो सेंडर साइड ये समझेगी सेंडर साइड ये समझेगी कि कोई भी फ्रेम सक्सेसफुली रिसीव नहीं हुआ रिसीवर साइड पे, और वो फ्रेम्स को रीसेंड करना स्टार्ट कर देगी। जब वो फ्रेम को रीसेंड करेगी तो सबसे पहला फ्रेम क्या है, 0। रिसीवर समझेगा कि ये मेरे पास नेक्स्ट पार्ट का 0 फ्रेम आया है, लेकिन सेंडर ने तो पिछले पार्ट का 0 फ्रेम सेंड किया है, तो यहाँ पे हो जाएगी कंफ्यूजन। रिसीवर इसको एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन इसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये फ्रेम तो उसके पास पहले से ही आ चुका है जो रिसीवर सेंडर ने सेंड किया है। सेंडर ये वाला फ्रेम सेंड करेगा लेकिन रिसीवर उसको नया फ्रेम 0 समझ के एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि एक एरर है, जो कि एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर इसी चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, 2m-1 रखेंगे विंडो का साइज। देखिए हम यहाँ पे 0 सेंड किया, 1 हो गई आर की वैल्यू, फिर 1 सेंड हुआ, 2 होगी आर की वैल्यू, और 2 सेंड किया, 3 होगी आर की वैल्यू। लेकिन रिसीवर साइड पे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो सेंडर समझेगा कि मेरा कोई भी फ्रेम सही से सेंड नहीं हुआ, तो वो S0 सेंड करेगा। अब जब वो S0 सेंड करेगा या 0 फ्रेम सेंड करेगा और R की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, तो रिसीवर इस चीज को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो ये इसको करेक्टली डिस्कार्ड करेगा, उसको पता है मेरे पास 0 फ्रेम तो पहले से ही आ चुका है, अब तो मुझे थर्ड नंबर ऑफ फ्रेम की जरूरत है। तो फिर वो यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट अगर 3 की होगी, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे 3 है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ 3 होगी,
तो स्लाइडिंग विंडो आगे शिफ्ट हो जाएगी 3 के ऊपर। इस तरह से हमारा जो मैकेनिज्म है वो सक्सेसफुली वर्क करेगा। तो विंडो साइज जो है वो 2m-1 ही आपने हमेशा रखना है, या 2m से छोटा होना चाहिए। अगर विंडो साइज 2m इज इक्वल टू 2m के बराबर हो जाएगा तो उसमें एरर्स आ सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, ये आंसर है इस चीज का कि हम हमेशा विंडो का साइज एक कम क्यों रखते हैं, -1 क्यों रखते हैं। इसके बाद है जी सिलेक्टिव रिपीट आर्क। ये हमारा थर्ड और लास्ट मैकेनिज्म है जिसके अंदर हमने देखना है कि सारे फ्रेम को दोबारा दोबारा सेंड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो फ्रेम लॉस हो सिर्फ उसी को रिपीटेडली सेंड किया जाए। तो इसमें जो रिसीवर है ना, वो जैसे पहले सिर्फ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता था, अगर उसको कोई फ्रेम नहीं मिलता था तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करता था। अब यहाँ पे वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और बताएगा कि मुझे ये स्पेसिफिक फ्रेम नहीं मिला। ठीक है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है सिलेक्टिव रिपीट आर्क। ये सिर्फ सिलेक्टिव फ्रेम को ही रीसेट किया जाए। Go back and R simplifies the process at the receiver side. Receiver only keeps track of only one variable, जैसा कि R था, and there is no need to buffer out of order frames. और buffer करने से बता दिया कि मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं करना पड़ रहा था हमें ऐसे फ्रेम्स को जो आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हो रहे थे, क्योंकि वो उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देता था। अगर उसको उसका रिक्वायर्ड फ्रेम नहीं मिलता था, वो सारे आगे आने वाले फ्रेम्स को डिस्कार्ड कर देता था। ठीक है, उसको बफर करने की या मेमोरी में रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, however go back and arc प्रोटोकॉल इज इनएफिशिएंट फॉर नॉइजी लिंक। अगर बार बार इस तरह से होता रहे कि कोई एक फ्रेम लॉस हो जाए या कोई एक एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए, तो उससे क्या होगा कि वो तो रीसेंड ही करता रहेगा फ्रेम्स को, बार बार रीसेंड करता रहेगा फ्रेम्स को। तो इससे भी जो है वो हमारी बैंडविड्थ और ट्रांसमिशन मीडिया जो सा है उसका सही से यूज नहीं हो रहा और स्लो हो जाएगी ट्रांसमिशन। तो सिलेक्टिव रिपीटर के आर्क में क्या होगा, ओनली द डैमेज फ्रेम इज रीसेंट। सिर्फ वही फ्रेम्स रीसेंड करवाए जाएंगे जो कि डैमेज होंगे, जो सही से रिसीव हो जाएंगे उनको मेमोरी बफर में स्टोर कर लिया जाएगा। लाइक आप कह लें कि 1 के बाद 2 वाला फ्रेम जो है वो लॉस हो गया या डैमेज हो गया, लेकिन उसके बाद जो 3 और 4 रिसीव हुए हैं उनको मेमोरी बफर में रख लिया जाएगा और सिर्फ 2 की रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमें ये रीसेंड कर दें। जब 2 फ्रेम रीसेंड होगा तो उसके आगे 3 और 4 पहले से ही रिसीव हुए होंगे, मेमोरी बफर में पड़े होंगे, उनको उसके साथ कम्युलेट करके 0 1 2 3 4 तक के सारे फ्रेम्स का एक पूरा पैकेट तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम है सिलेक्टिव रिपीट आर्क, क्योंकि हम रिक्वेस्ट किस चीज की करते हैं, सिलेक्टिव फ्रेम की करते हैं। इससे मोर बैंडविड्थ एफिशिएंट बट मोर कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग एट रिसीवर साइड। इससे हमारी बैंडविड्थ तो बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे रिसीवर साइड के ऊपर थोड़े कम्प्लेक्स एल्गोरिदम और मेमोरी का यूज करना पड़ेगा। इट डिफाइंस द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, जिसको हम NAK से भी शो करेंगे, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट टू रिपोर्ट द सीक्वेंस नंबर ऑफ द डैमेज फ्रेम बिफोर द टाइम एक्सपायर। इसमें देखें सेंडर साइड पे वही सारा सिस्टम है, SF, S और SL लास्ट के लिए, फर्स्ट के लिए, और जो करंट सेंड हो रहा होगा वो। और रिसीवर साइड के ऊपर क्या है, 2 वेरिएबल यूज होंगे, कंट्रोल वेरिएबल। एक है F मतलब फर्स्ट और दूसरा है लास्ट। फ्रेम्स रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड, ये वाले सारे एक्नॉलेज हो चुके हैं, सारा हिल गया। ये वाले जो पीछे वाले सारे फ्रेम्स हैं ये एक्नॉलेज हो चुके हैं, और आगे वाले फ्रेम्स जो से वो एक्सेप्ट नहीं हो सकते जब तक 0 और 1 सक्सेसफुली एक्सेप्ट ना हो जाए, क्योंकि इसका स्लाइडिंग विंडो का साइज ही यहाँ पे 2 है। अच्छा जी, अब ये इसका सारा मैकेनिज्म है। अगर लॉस फ्रेम हो जाए, सिर्फ इसका एक ही केस हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये SF और ये SL। फ्रेम 0 सेंड हुआ, 0 रिसीव हो गया, 1 सेंड हुआ, 1 रिसीव हो गया। एक्नॉलेजमेंट गई 2 की, जैसे ही 2 की एक्नॉलेजमेंट गई स्लाइडिंग विंडो आगे शिफ्ट हुई, 2 सेंड हो गया। अब 2 जब सेंड हो रहा था तो वो लॉस हो गया, उसके बाद फ्रेम 3 सेंड हो गया। अब ये देखें, अगर पुराने वाला हम मैकेनिज्म देखते गो बैक एंड आर्क वाला, तो यहाँ पे उसको R की वैल्यू जो सी है वो 2 होने की वजह से 3 को एक्सेप्ट नहीं करना था, उसने इसको 3 को डिस्कार्ड कर देना था। और 3 को डिस्कार्ड करने की वजह से हमें 3 जो कि सक्सेसफुली पहुंच भी गया अपनी डेस्टिनेशन पे, फिर भी उसको हमें रिपीट करवाना पड़ रहा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, थर्ड फ्रेम को एक्सेप्ट करेंगे, मेमोरी बफर में सेव करेंगे और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देंगे 2 की कि मुझे 2 वाला फ्रेम दोबारा सेंड करें, वो सही नहीं था, वो लॉस हो गया।
फिर 2 दोबारा सेंड होगा और 2 और 3 की जो विंडो है वो कंप्लीट हो जाएगी और इस तरीके से वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। ये इसका सारा मैकेनिज्म है। अच्छा, अब फ्रेम 0 एंड 1 आर एक्सेप्टेड व्हेन रिसीव्ड बिकॉज दे आर इन द रेंज स्पेसिफाइड बाय द रिसीवर। जी ये रेंज के अंदर था 0 भी और 1 भी। फिर रिसीवर सेंड अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ऑफ 2 to show that the frame 2 has not been received, and then sender reason only frame 2 and it is accepted as it is in the range of the window। ठीक हो गया। नहीं जी, आपके एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल के जो मैकेनिज्म थे जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं पेपर वगैरह में, इसके हवाले से क्वेश्चन होते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। बाकी अब आपने प्रेजेंटेशन अपनी जो है वो अच्छे से टॉपिक कवर करने हैं, साथ साथ मैं भी आपको ब्रीफ करती रहूँगी और हमारा फाइनल तक जो है वो सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपके प्रैक्टिकल्स रहते हैं, प्रैक्टिकल्स की वीडियोस भी मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। 2 या 3 प्रैक्टिकल्स हम लोग करेंगे और उसी में से आपका प्रैक्टिकल का पेपर कंडक्ट हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि जी हमें, हाँ, आईटी के स्टूडेंट्स थे जिनका रह गया पेपर, उनका पेपर अब बार बार बता रही हूँ वो मिड का पेपर आपका फिजिकल होना है ईद के बाद कॉलेज बुला के, और उसके अंदर ये वाली सारी स्लाइड भी इंक्लूड होगी। ठीक है, कुछ तो पेनल्टी होनी चाहिए ना आप लोगों के लिए जो टाइम अपना वेस्ट करते हैं। और ये सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं कि हमारा नेट हो गया था ऐसे तो फलां हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोग सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो दूसरों से पूछने के चक्करों में कि हम पूछ पूछ के जो है वो एमसीक्यूज फिल कर लें। लास्ट मैंने वीडियोस अपलोड की थी जिसके अंदर एड्रेसिंग वाली थी मिड के पेपर से या क्विज से पहले, और उस पर सिर्फ और सिर्फ 5 to 7 व्यूज़ हैं। अब इससे अंदाज़ा हो जाता है कि सिर्फ 5 या 9-10 बच्चों ने उसको जो है वो देखा है, वही उस पेपर को जो है वो अच्छे से अटैम्प्ट कर सके हैं जो क्वेश्चन उसमें से थे, एड्रेसिंग में से थे। बाकियों ने जो है वो जो भी ऑप्शन चूज किया, हो सकता है किसी का तुक्का लग गया और ठीक हो गया हो, अदरवाइज समझ किसी को नहीं आई होगी और इसीलिए आप लोग दूसरों को पूछने के चक्करों में आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। अब जो 6 स्टूडेंट्स रह गए हैं, 6 या 7 जो भी हैं, सीआर ने मुझे रोल नंबर सेंड किए हैं, उनका मिड का पेपर फिजिकली होना है, ये बात कंफर्म है और होगा भी ईद के बाद। ये वाली फाइल भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। कोई इशू हो प्रेजेंटेशन के हवाले से इंस्टा पे मैसेज करें और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने उस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है जी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अल्लाह हाफिज़।